1:15 के करीब तहजीब वगैरह वहां पहुंच गए। तहजीब ने हैरत से कहा, ये जाय पनाह तुमने कैसे ढूंढ ली? मैंने हंसकर कहा, मैंने जाय पनाह नहीं ढूंढी, बल्कि जाय पनाह ने मुझे ढूंढा है। फिर मैंने उन सब का तारुफ करवाया। मादाम क्लारा का तारुफ मैंने मिसेज वॉल्टन डिसूजा के नाम से कराया था। बट को फिलहाल मैंने प्रोफेसर ज़ारा ही रहने दिया था और तहजीब का नाम नहीं लिया था। लेकिन सागा को कर मादाम क्लारा बहरहाल चौंकी थी। उसने यकीनन सागा को शनाख्त कर लिया था। मैंने क्लारा की तरफ इशारा करके ओरिगा से कहा, तुम इन्हें इनके कमरे में पहुंचा दो, मैं कुछ जरूरी बातें करके अभी आता हूँ। क्लारा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मुझे भी तुमसे जरूरी बातें करनी हैं। मैंने नरमी से कहा, जिद मत करो डियर, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। क्लारा मुझे घूरती हुई ओरिगा के साथ चली गई। उसके जाने के बाद मैंने तहजीब से कहा, हाँ अब बताओ वो लोग तुम तक किस तरह पहुंचे? तहजीब ने कहा, मैं खुद हैरान हूँ, और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि हमें जरा ही देर के बाद छोड़ भी दिया गया। मैंने कहा, ये तहजीब मैल्कम एक्स है सागा, और ये बड है, पूरा जानने सार। सागा ने सर हिलाया, बोला, मैं समझ गया था कि यही मैडम एक्स हैं। मैंने कहा, और ये मिस्टर सागा हैं, पहले कुछ अरसा एग्लर में भी रह चुके हैं, फिर उनसे अलहदा होकर इन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। अब हम सब मिलकर एग्लर की बेखुनी करेंगे। तहजीब ने कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर सागा, काश चंद रोज कबल आपसे मुलाकात हो गई होती तो इस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। सागा ने कहा, खुशी तो मुझे हुई है मैडम एक्स। मैं हमेशा सोचा करता था कि वो किस पाए के लोग हैं जो एक पूरी तंजीम के काबू में भी नहीं आते। मैंने बट की तरफ देखा, कहा, तुमने वो माइक्रो फिल्में प्रोजेक्टर पर चला कर देखी? बट ने कहा, हैरानकुन बात है चीफ, वो तमाम फिल्में बिल्कुल सादा निकली। मैंने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? चंद सादा फिल्मों के लिए तो इतना बड़ा हंगामा नहीं हो सकता। तहजीब बोली, ये हकीकत है ली, उन फिल्मों को सादा देखकर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया था, मगर इस हकीकत में कोई शुबा नहीं है कि वो सादा हैं। अचानक मुझे जोन्स की बात याद आई। उसने कहा था कि तुम बड़े शौक से उन फिल्मों को अपने पास ही रखो। उसके इस तरह कहने से साफ जाहिर था कि वो फिल्मों की हकीकत से आगाह है। तो फिर सवाल ये था कि मादाम क्लारा के रवैये को किस खाने में फिट किया जाए। वो तो फिल्मों के हुसूल के लिए पागल हो रही थी, और फिर जिस पुरस्कार तरीके से वो फिल्में यहाँ पहुंचाई गई थीं, उससे साफ जाहिर था कि इन फिल्मों की कुछ न कुछ अहमियत जरूर है। मैंने सागा को मुखातिब करके कहा, एक शख्स जनूबी अफ्रीका से चंद माइक्रो फिल्में एग्लर के हवाले करने के लिए लाया। हमने वो फिल्में दरमियान में ही उचक ली। मादाम क्लारा ने उन फिल्मों की बाजियाबी के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। उसकी जगह जोन्स आया। उसे फिल्मों की जर्रा बराबर परवाह न थी। अब तुम्हारे सामने मेरे साथियों ने बताया है कि वो फिल्में सादा हैं। तुम एग्लर में रह चुके हो, क्या तुम इस मुहिम्मे को हल करने में हमारी कुछ मदद कर सकते हो? सागा ने कहा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मामला कुछ होता है और जाहिर कुछ और किया जाता है। मुमकिन है मादाम क्लारा को इस बात से बेखबर रखा गया हो कि फिल्मों में कुछ भी नहीं है। तहजीब ने कहा, नहीं मिस्टर सागा, इतने पुरस्कार तरीके से सादा फिल्में तो नहीं भिजवाई जा सकती, मामला यकीनन कुछ और है। मैंने कहा, जोन्स ने फिल्मों के सिलसिले में जिस रवैये का इजहार किया, उससे मुझे ये यकीन तो बहरहाल हो गया है कि फिल्मों की दरहकीकत कुछ भी अहमियत नहीं है। तहजीब ने पूछा, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम यहाँ किस तरह पहुंचे और जोन्स से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? मैंने कहा, मैं तुम्हारा ताक़ुब करता हुआ एग्लर के हेडक्वार्टर तक पहुंचा था। वहां मुझे घेर लिया गया और जोन्स के सामने पेश किया गया। जोन्स ने मुझे अली जार खान की हैसियत से शनाख्त कर लिया। तहजीब ने हैरत से कहा, क्या उसने तुम्हें पहचाना कैसे? मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, खुदा ही बेहतर जानता है। उसने तो तुम्हें भी तुम्हारी दोनों हैसियतों से पहचान लिया, रीना सोलोमन की हैसियत से भी और तहजीब मैल्कम एक्स की हैसियत से भी। तहजीब बड़बड़ाई, कमाल है, क्या उस शख्स के पास अलादीन का चिराग है? बट ने कहा, उसने ब्लफ किया होगा चीफ, और तुम एतराफ कर बैठे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि तुमसे कोई कोताही हुई है जिसके सबब वो लोग तुम तक पहुंच गए। बट ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा, मुझसे? ये अच्छा तरीका है चीफ, जब कोई बात समझ में ना आए तो सारा इल्जाम बट बेचारे के सर पर डाल दो। मैंने कहा, मैंने इस मामले पर बहुत गौर किया है। या तो हम ये मान लें कि जोन्स अपने साथ वाकई अलादीन का चिराग लेकर यहाँ पहुंचा है, या फिर ये माने कि उसे हमारी किसी कोताही से फायदा उठाने का मौका मिला है। पहली बात मानी नहीं जा सकती, इसलिए कि ये अल्फ लैलवी दौर नहीं है। दूसरी बात करीने कयास है, गलती किसी से भी हो सकती है। एग्लर वाले हमारी ताक में पहले से ही थे, उन्होंने पहला मौका मिलते ही हमें छाप लिया। बट ने कहा, मुमकिन है तुमसे ही कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसकी बिना पर हमें पहचान लिया गया हो। मैंने कहा, अगर तुम्हारा वाकई ये ख्याल है तो अपने इस ख्याल के हक में कोई दलील पेश करो। बट ने कहा, ये तरीका खूब है चीफ, जब तुम दूसरे पर इल्जाम लगाओ तो किसी दलील की जरूरत नहीं, और जब बात तुम पर आने लगे तो फौरन दलीलों का मुतालबा करने लगो। ये कोई इंसाफ तो ना हुआ चीफ? मुझे हंसी आ गई। बट के बात करने का अंदाज ही ऐसा था कि मेरे लिए हंसी रोकना दूभर हो गया था।
मैंने कहा मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि यहाँ शीगोराय में माइक्रो प्रोजेक्टर हासिल करने की कोशिश मत करना। बर्ट ने कहा लेकिन मैंने इसके लिए बहुत महफूज तरीका इख्तियार किया था चीफ। मैंने कहा इस वक्त बहस इस बात से नहीं है कि तुमने कितना महफूज या मखदूश तरीका इख्तियार किया था। असल मसला यह है कि प्रोजेक्टर के हुसूल के महज चंद घंटों के अंदर अंदर तुम दोनों को छाप लिया गया। बर्ट का मुंह खुल गया, वो लाजवाब हो गया, मगर बात मानने के लिए तैयार न था। बोला कोई और जरिया भी तो हो सकता है चीफ। मैंने कहा अगर तुम्हारे जहन में कोई और इम्कानी जरिया हो तो हमें बता दो। तहजीब ने कहा इससे खामखा बहस मत करो। बट ने कहा चलो मैं मान लेता हूं कि मुझसे ही कोई बेएहतियाती सरजद हुई है, लेकिन ये तो बताओ कि उसने तुम्हें अली जार खान की हैसियत से किस तरह पहचान लिया। मैंने कहा यह बात बहरहाल हैरान कुन है और फिलहाल इसका कोई इम्कानी जरिया भी नजर नहीं आता। बट ने बड़ी संजीदगी से मुझ पर जवाबी इल्जाम आयद किया। बोला जरूर तुमसे भी कोई गलती हुई है। मैंने बेपरवाही से कहा मुमकिन है हो ही गई हो, अब तो जो होना था हो चुका, हमें आगे की फिक्र करनी चाहिए। तहजीब ने कहा जब उसे हम लोगों की हकीकत मालूम हो गई तो फिर उसने हमें छोड़ क्यों दिया। मैंने कहा हाई कमान की तरफ से उसे हुक्म मिला था कि हमें कोई गजंद पहुंचाए बगैर छोड़ दिया जाए। तहजीब बोली ये बात तो बड़ी नाकाबिल फहम सी है। तुम उन्हें जिस कदर नुकसान पहुंचा चुके हो उसके बाद तो उन्हें तुम्हारे साथ कोई रियायत बरतनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने कहा मुझे मारने के लिए उनकी इतनी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं कि अब उनका हौसला जवाब दे चुका है। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि उनकी कोई कोशिश कामयाब हो सकती है। मेरा ख्याल है रेंडल ने सोचा होगा कि अब की बार मुझे हलाक करने की कोई नाकाम कोशिश करने की बजाय अगर रिहा ही कर दिया जाए तो इससे मेरा एतमाद मुतजलजल हो जाएगा, इसलिए कि उसकी इस हरकत से उसकी बरतरी साबित होती है। मैं तो यही सोचूंगा ना कि वो मुझे मार सकता था मगर उसने नहीं मारा। तहजीब चंद लम्हे कुछ सोचती रही, फिर बोली इसका एक पहलू और भी है। ये कदम उस सूरत में उठाया जा सकता है जब उन्हें ये यकीन हो कि तुम हर वक्त उनकी नजरों में रहोगे। उसके बगैर उन्हें इस इक़दाम से नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकता। वजह यह है कि तुम ज्यादा मोहतात हो जाओगे और उनका काम बजाय आसान होने के और भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। तहजीब बोली वो तो बात की बात है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमारा पूरा प्रोग्राम चौपट हो चुका है और हमें अपनी हिकमत अमली असर-ए-नौ तरतीब देना होगी। मैंने कहा एग्लर के मकामी हेडक्वार्टर से फरार होते वक्त मेरे जहन में एक सरसरी सा खाका था, मगर अब मिस्टर सागा से मुलाकात के बाद एक बिल्कुल नई सूरत हाल पैदा हो गई है। मैंने सोचा था शीगोराय से निकल जाऊंगा, जोन्स से उलझने की बजाय तंजीम के बड़ों से निपटूंगा, जहां एनर्जी बर्बाद करने की बजाय किसी ज्यादा कारामद जगह पर तबाजमाई की जाए। लेकिन अब अगर हम यहाँ से यूं ही चले गए तो ये ज्यादती होगी। हम शीगोराय से उस वक्त जाएंगे जब यहाँ एग्लर पर कारी जरबें लगा चुकेंगे। सागा के मजबूत कले से फायदा न उठाना बदकिस्मती होगी। सागा ने खुश होकर कहा तुमने बहुत मुनासिब फैसला किया है। इस यहूदी तंजीम ने यहाँ बहुत बुरी तरह पंजे गाड़ रखे हैं। मकामी लोगों का इस्तेहसाल भी हो रहा है, मगर मालूम नहीं क्यों हुकूमत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मैंने कहा पट्टी नहीं बांध रखी मिस्टर सागा, उन्हें सब मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसमें उनका भी फायदा है। जनरल बिल को बेशुमार ऐसे मुल्कों की हिमायत हासिल है जहाँ यहूदी नवाज हुकूमतें कायम हैं। अवाम को अगर नुकसान पहुँचता है तो पहुँचता रहे, उसे तो फायदा पहुँच रहा है। सागा ने कहा बहरहाल अब मुझे यकीन हो चला है कि यहाँ एग्लर के आखिरी अय्याम का आगाज हो गया है, इसलिए कि तुमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का तहैया कर लिया है। मैंने कहा वो तो ठीक है सागा, हम इस यकीन के साथ ही काम करेंगे कि कामयाबी हमारे हिस्से में आएगी, लेकिन तुम गौर कर लो इसलिए कि इसके नताइज तुम्हारे हक में खराब भी हो सकते हैं। सागा ने बड़े इत्मीनान से कहा मुझे मालूम है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, यहाँ की पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इधर का रुख भी कर सके। एग्लर वालों ने अगर इस तरफ का रुख करने की कोशिश की तो उन्हें भी मालूम है कि उनका अंजाम क्या होगा। तुम देख ही रहे हो कि मेरा ये कला एग्लर के हेडक्वार्टर से भी ज्यादा मजबूत है। तहजीब ने कहा मिस्टर सागा एक बाहौसला आदमी है अली, ये पूरी तरह हमारा साथ देंगे। तुम ये बताओ कि तुमने उनकी बेखुनी करने के लिए क्या लाहे अमल तय किया है। मैंने कहा हम बराह रास्त हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे। इसके लिए हमें जिन बुनियादी मालूमात की जरूरत होगी वो मादाम क्लारा फराहम करेगी। जोन्स से यही एक गलती हो गई कि उसने मादाम क्लारा को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी इस हरकत से साफ जाहिर है कि वो बेपनाह ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। शायद वो समझ रहा था कि हम उसकी नजरों से बचकर कहीं जा ही नहीं सकते। उसने सोचा होगा कि जब उसका जी चाहेगा वो मादाम क्लारा को भी पकड़ लेगा, लेकिन उसका यही बेजा एतमाद उसे ले डूबा। अब हम उसकी पहुंच से बाहर निकल चुके हैं। तहजीब ने कहा जोन्स को भी अंदाजा होगा कि तुम मादाम क्लारा से मालूमात हासिल करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। मैंने कहा ये लोग खुशफहमियों का शिकार रहते हैं और हम इनकी खुशफहमियों से भरपूर फायदा उठाएंगे। मादाम क्लारा पर मैं अभी अपनी हकीकत जाहिर नहीं करूंगा,
तुम उससे दूर ही रहना ताकि वो तुम्हारी तरफ से मशकूक न होने पाए। और बट तो है ही प्रोफेसर ज़ारा के मेकअप में। क्लारा से धोखे से ही कुछ मालूम किया जा सकता है, और चूंकि वो एडम डिफ्लॉक पर अंधा एतमाद करती है इसलिए उसे सब कुछ बता देगी। सागा ने कहा, तुम क्या मालूम करना चाहते हो अली? मुझे भी एगलर के बारे में अच्छी खासी मालूमात हैं। मैंने कहा, जो कुछ मैं जानना चाहता हूँ वो तुम्हारे इल्म में नहीं हो सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सागा मेरा मुंह देखने लगा, बोला, वाकई ये बात तो मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कहा, और यही बात सबसे ज्यादा अहम है। ये बात तो तयशुदा है कि हिफाजती इंतजामात गैर मामूली नौयत के हैं। जब तक हम उनसे पूरी तरह वाकिफ नहीं होंगे उन्हें तोड़ कैसे सकेंगे? सागा ने कहा, मेरे ख्याल में तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। इस जदीद दौर में कोई आखिर किस हद तक हिफाजती इंतजामात कर सकता है? ये तो मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर वगैरह का दौर है। हम बेखबरी में उन पर धावा बोल सकते हैं। रात की तारीकी में पूरी कुव्वत से अचानक उन पर हमला किया जाए और पूरी इमारत को खाक के ढेरों में तब्दील कर दिया जाए। उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। बर्ड ने बड़े जोश से कहा, मैं मुत्तफिक हूँ मिस्टर सागा। मैं तो चीफ से ये बात पहले भी कहता रहा हूँ मगर ये मानते ही नहीं। मैंने सागा से कहा, और अगर ये सब कुछ इतना आसान है तो ये काम तुम खुद भी कर सकते थे। इसके लिए तुम्हें किसी और की मदद लेने की क्या जरूरत है? सागा ने कहा, सच्ची बात यह है कि मुझे एगलर से खौफ महसूस होता है। हालांकि मैं जानता हूं कि अगर मेरी तजवीज़ करदा सूरत पर अमल किया जाए तो कामयाबी यकीनी है, मगर उसके बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मालूम नहीं क्या बात है कि तुमसे मिलते ही मेरे अंदर एक अजीब सी तवानाई पैदा हो गई। अब मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा। यूं लगता है जैसे हम कुछ ही कदम क्यों न उठाएं, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मैंने कहा, इस तरीक़ाकार में 100% कामयाबी की तवक्को नहीं है। हमें कोई बेहतर तरीका सोचना पड़ेगा। वैसे भी दूर से हमला करके भाग निकलना बहादुरी की अलामत नहीं है। सागा ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे जहन में कोई खास मंसूबा है। मैंने उठते हुए कहा, मैंने कहा था कि मंसूबा बनाने के लिए मुझे बुनियादी मालूमात क्लारा फराहम करेगी, लिहाजा पहले मैं उससे मिल लूं। सागा ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने बड़े एहतमाम से तुम्हारे लिए दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया है। मैंने कहा, आइंदा कोई एहतमाम मत करना सागा। मुझ जैसे लोगों को ऐसे तायुशात से दूर रहना पड़ता है। ताहम इस वक्त का खाना मैं क्लारा के साथ खाऊंगा। मेरे लिए खाना वहीं भिजवा दो। क्लारा जली भुनी बैठी थी। बोली, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम मेरे सामने नहीं कर सकते थे? मैंने तो खुद को तुम्हारे रहम करम पर छोड़ दिया है, उसके बावजूद तुम्हारी बेएतबारी का ये आलम है। मैंने क्लारा के शाने पर हौले से थपकी देकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। मैंने कहा, बदगुमानी अच्छी चीज नहीं होती क्लारा। एडम डिफ्लॉक जो कुछ भी करता है खाली अज़िल्लत नहीं होता। हो सकता है मेरा जो इक़दाम तुम्हें नागवार गुजरे वो तुम्हारे ही हक में बेहतर हो। बाज़ बातों का इल्म न आना फ़ायदेमंद भी तो होता है। वो बोली, मेरे पास फ़िलहाल कोई चारा भी नहीं है। मैं तुम पर एतमाद करने के लिए मजबूर हूँ। मैंने कहा, हम एक बड़ी ताकतवर तंजीम से नबरदाज़मा होने जा रहे हैं। अगर हम आपस में ही एक दूसरे से बदजन हो जाएंगे तो मुकाबला क्या खाक करेंगे? क्लारा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि मैं तो इसी बात की मुखालिफ हूँ कि एगलर से तसादुम का खतरा मोल लिया जाए। फिर यकयक चौंक कर बोली, और ये तुम कहाँ चले आए? सागा तो एगलर का मुखालिफ है। मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अगर ये बात तुम्हें नामुनासिब लगी है तो मैं एगलर के किसी हामी के पास पनाह लेने की कोशिश करूं। क्लारा गड़बड़ा गई, बोली, मेरा ये मतलब नहीं था। एगलर के खिलाफ होने की वजह से वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने कहा, यह तुम्हारी गलत फहमी है क्लारा, और अगर तुम्हारा खदशा दुरुस्त मान लिया जाए तो भी तुम मेकअप में हो, वो तुम्हें पहचान ही नहीं सकेगा। क्लारा बोली, वो मुझे आवाज के जरिए तो शनाख्त कर सकता है। उस वक्त भी वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। शायद मेरी आवाज सुनकर उसे मुझ पर कुछ शुबा हो गया है। मैंने एक तवील सांस ली। क्लारा ने यकीनन माजी में सागा के साथ कुछ ऐसी ज्यादतियां की होंगी जिनके नतीजे में अब उसे सागा से अपनी जान का खतरा लाहक था। मैंने कहा, भूल जाओ कि उसकी तरफ से तुम्हें कोई खतरा लाहक है। मैं उसे बता चुका हूं कि तुम दरअसल मादाम क्लारा हो। क्लारा ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ये तुमने बहुत बुरा किया। जानते हो माजी में, मैंने उसकी बात काट दी। कहा, माजी की बातें माजी में दफन कर दो। मैं जानता हूं कि सागा माजी में एगलर का रुकन रह चुका है, लेकिन ये जानने के बाद कि अब तुमने एगलर से नाता तोड़ लिया है, वो तुम्हारा मुखालिफ नहीं रहा। क्लारा ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, तुम सागा को कब से और कैसे जानते हो? मैंने कहा, ये जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। एडम डिफ्लॉक अपने काम के लोगों को ढूंढ निकालने का माहिर है। क्लारा बोली, लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि सागा की मदद से तुम्हें कुछ तक़वियत हासिल हो जाएगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो एगलर से टकराने का अहल नहीं है। ये जरूर है कि ये जगह हमारे लिए एक बेहतरीन पनाहगाह जरूर साबित हो सकती है। मैंने कहा, पनाह तो अब वो लोग लेंगे जो एगलर के करता धरता हैं। मैं जोन्स को सबक देने के लिए कोई काबिल अमल मंसूबा बनाना चाहता हूँ। तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो।
वो बोली, कोई मदद नहीं कर सकती सिवाय इसके कि तुम्हें एग्लर से और जोन्स से दूर रहने का मशवरा दूं। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में ऐसा कोई तरीका है जिसके जरिए इमारत के अंदर दाखिल हुआ जा सके? क्लारा ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई शख्स अहाते में भी घुसने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ अंदर वालों को फौरन पता चल जाएगा बल्कि फौरी कार्रवाई का भी आगाज हो जाएगा। मैंने कहा, अहाते की दीवारों की बुलंदी 12 फुट तो जरूर होगी। उसके ऊपर 2.5-3 फुट खारदार तारों की बाड़ भी लगी हुई है। उन तारों में करंट तो नहीं होता? क्लारा ने कहा, बिल्कुल होता है, लेकिन किसी के वहां तक पहुंचने की नौबत नहीं आ सकती। दीवारों में ऐसे खुफिया आलात नस्ब हैं जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने से पहले ही निशानदही कर देते हैं कि कोई शख्स दीवार के नजदीक मौजूद है। ये इत्तला बराह रास्त मरकजी कंट्रोल रूम में मौसूल होती है। मैंने पूछा, मरकजी कंट्रोल रूम इमारत के अंदर किस जगह वाक़ है? क्लारा ने बताया, मरकजी कंट्रोल रूम 2 हैं। एक तो ख्वाबगाह से मुल्हिक है, वही ख्वाबगाह जिस पर तुम मुझसे मिलते रहे हो। दूसरा तहखानों में वाक़ है। मैंने कहा, इस सारे सिस्टम की बुनियाद इलेक्ट्रिक ही होगी, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि इमारत का बरक़ी निज़ाम फेल करके अंदर घुसने की कोई सबील निकाल लोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। वहाँ आज तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ। वजह यह है कि वहाँ का कनेक्शन आम बरक़ी तारों से नहीं लिया गया, बल्कि उसके लिए मरकजी पावर हाउस से बराह रास्त ज़ेरे ज़मीन केबल डाला गया है। मैंने तेजी से पूछा, फर्ज करो उसके बावजूद किसी वजह से अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो? क्लारा ने बताया, स्टैंड बाय जनरेटर मौजूद हैं, लेकिन चूंकि कई बरस के दौरान एक बार भी उसकी जरूरत पेश नहीं आई, इसलिए मुमकिन है उसे स्टार्ट करने में कुछ वक्त सर्फ हो जाए। उस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। यह बात साबित हो गई थी कि अगर किसी तरह ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो इमारत के अंदर दाखिल होना मुमकिन है। स्टैंड बाय जनरेटर स्टार्ट होने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट सर्फ होते। गौर यह करना था कि इस कलील से वक्फे से क्या फायदा उठाया जा सकता है। मसला सिर्फ बरक़ी निज़ाम का नहीं था। 12 फुट बुलंद दीवार और उसके ऊपर लगी हुई खारदार बाड़ भी थी। उसके बाद अहाते में मुहाफिजों से निमटने का मसला था, फिर असल इमारत तक पहुंचना और उसमें दाखिल होना, उसके बाद अपनी बका का मसला था। क्या 5 मिनट के दौरान इतने बहुत से काम हो सकते हैं? क्लारा ने कहा, देखा, तुम सोच में पड़ गए ना। मैं तो पहले ही कह रही थी कि उस इमारत में घुसना मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, अभी मैंने कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया है। ये बताओ कि तुम्हारी ख्वाबगाह तो पूरी तरह महफूज है ना? मेरा मतलब है वहाँ तो कोई हिफाजती निज़ाम नहीं है। क्लारा ने एक सर्द आह भर कर कहा, अब वो मेरी ख्वाबगाह कहाँ? नहीं, वहां तक पहुंचने के बाद इस किस्म का कोई खतरा नहीं रहता। मैंने कहा, और इमारत की राहदारियों और दीगर कमरों की क्या सूरत हाल है? वो बोली, दरवाजे से गुजर कर अंदर दाखिल होने वाले शख्स की निशानदही नहीं होती। पूरा निज़ाम एक कंप्यूटर से मुंसलिक है। अगर कोई शख्स किसी और रास्ते से अंदर दाखिल हो तो मरकजी कंप्यूटर खुदकार तरीके से उसकी इत्तला मरकजी कंट्रोल रूम में पहुंचा देगा और मरकजी कंट्रोल रूम का अमला फौरन मुस्तैद हो जाएगा। मरकजी कंट्रोल रूम में नस्ब मॉनिटरों पर इमारत का चप्पा चप्पा देखा जा सकता है। चुनाचे जब कोई शख्स हेलीकॉप्टर के जरिए इमारत की छत पर उतरता है तो उसे सीढ़ियों के जरिए अंदर आने के लिए 2 बटन दबाने पड़ते हैं। छत के दरवाजे के पास 2 अदद बटन नस्ब हैं। एक का रंग सुर्ख है और दूसरे का सब्ज रंग का बटन दरवाजा खोलने के काम आता है। बिलफर्ज कोई शख्स किसी तरह छत पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वो जीनों का दरवाजा खोलने के लिए सब्ज बटन दबाएगा, जिससे दरवाजा तो खुल जाएगा और वो इमारत में दाखिल भी हो जाएगा, लेकिन वो फंस जाएगा। इसलिए कि अगर सुर्ख रंग के बटन को दोबारा न दबाया जाए तो कंप्यूटर इस बेज़ाब्तगी की निशानदही कर देगा। सुर्ख रंग का बटन उमूमन खतरे की अलामत हुआ करता है और नावाकिफ शख्स कभी कोई ऐसा बटन नहीं दबाएगा जिसका रंग सुर्ख हो। मैंने कहा, तुम उतनी ही कीमती मालूमात फराहम कर रही हो जितनी कीमती मालूमात हासिल होने की मुझे तुमसे तवक्को थी। क्या छत पर हमेशा हेलीकॉप्टर मौजूद रहता है? वह बोली, सिर्फ उस सूरत में नहीं होता जब मकामी सरबराह उस पर कहीं गया हुआ हो। यह मुमकिन नहीं है कि सरबराह तो मौजूद हो और हेलीकॉप्टर ना हो। मैंने कहा, तुमने बताया कि अगर कोई शख्स इमारत के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो कंप्यूटर उसे खुदकार तरीके से महफूज कर लेता है और किसी किस्म का सिग्नल नहीं देता। सवाल यह है कि अगर ब्रेक डाउन हो जाए और इसी दौरान कोई शख्स अंदर दाखिल हो तो क्या होगा? क्लारा ने कहा, कंप्यूटर तो अपनी मेमोरी के मुताबिक काम करेगा। फर्ज करो कोई शख्स पहले से अंदर मौजूद है। अगर वो किसी तरह कंप्यूटर से बचकर बाहर निकल जाए और फिर दोबारा अंदर दाखिल हो तो कंप्यूटर सिग्नल नशर कर देगा। मैंने कहा, मैं समझ गया। तुम्हारे कहने का खुलासा यह है कि कंप्यूटर किसी भी बेज़ाब्तगी पर सिग्नल नशर कर सकता है। क्लारा ने सर हिलाया, बोली, हाँ, ये सहूलत हमें किसी और तरह मैसर नहीं आ सकती। कंप्यूटर तो खुदकार तरीके से ये काम खुद ही कर लेता है। मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जाने के दौरान में कंप्यूटर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, इसलिए कि कोई ना कोई तो अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा, और चूंकि कंप्यूटर बंद होगा लिहाजा उसे इल्म ही नहीं हो सकेगा कि क्या क्या तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं। क्लारा बोली, तुम किस चक्कर में हो प्यारे एडम? ये बहुत बड़ा मामला है।
इसमें हाथ न डालो तो ही बेहतर होगा। मैंने कहा बेफिक्र रहो, मैं अपना बुरा भला अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे सिर्फ इतना और बता दो कि अहाते की दीवारों से कम कितनी दूर रहा जाए कि तुम्हारे खुफिया आलात हरकत में ना आए, और दीवारों की मजबूती किस कदर है। क्लारा ने कहा कम 10 फुट की दूरी तो जरूर है, और दीवारें अगरचे खासी मजबूत हैं मगर कंक्रीट की नहीं है। एक छोटा सा दस्ती बम भी उनमें से रास्ता बनाने के लिए काफी हो सकता है। मैंने कहा शुक्रिया क्लारा, तुमने मुझे बहुत कीमती मालूमात फराहम की हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कोई खुशखबरी तुम्हारे गोशगुजार कर सकूं।